हेलो गाइज। चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं हम। आज हमें ऐसे 265 करना है जिसकी हेडिंग है कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। है ना बेटा? तो देखिए बेटा, ये जो ऐसे 265 है ये डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल की बात करता है। तो सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, इंटरनल कंट्रोल हर ऑर्गेनाइजेशन को लगाना होता है, यस और नो? इवन द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑल्दो अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कंट्रोल सिस्टम। है ना बेटा? अब आते हैं बिगर ऑर्गेनाइजेशंस पर। बिगर ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड क्लाइंट्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। क्या मिलेगा? और बिगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आनी बेटा, वहां पे रिस्क क्या होंगे? ज्यादा। हर प्रकार के रिस्क ज्यादा होंगे वहां पे, ना बेटा? वहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क ज्यादा होगा, वहां पर जनरल मॉनिटरिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभालना बहुत मुश्किल होता जाता है ना बेटा? जितना आपका बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा, उसमें ब्रांचेज खुलती जाएगी, जितना एम्प्लॉइज बढ़ेगा, जितना कस्टमर बढ़ेगा, उतना ही आपका जनरल मॉनिटरिंग क्या हो सकता है? वीक हो सकता है ना बेटा? उसके लिए फिर अपने को बहुत बड़े और एडवांस खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल और मैनुअल कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं बेटा, आईटी बेस्ड एंड मैनुअल कंट्रोल्स। और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर कर देती है इस एस्पेक्ट को, जिससे कि डेफिशिएंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब देखो बेटा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े रिस्क अराइज होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है, फ्रॉड का रिस्क भी, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज है ना कोई तो ऐसा होगा जो फ्रॉड कर देगा ना बेटा? कोल्यूजन की संभावना भी बढ़ जाती है, अकाउंटिंग पॉलिसी भी गलत सिलेक्ट हो जाती है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत सिलेक्ट कर दी, मे भी डिपार्टमेंट इग्नोर कर दे ना बेटा? और कोई लिस्टेड क्लाइंट है लाइक टाटा है, उसने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत कर दी तो डिपार्टमेंट उसको इग्नोर, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को छोटी सी भी गलती मिल गई तो वो 10-20 हजार करोड़ की मिलेगी ना बेटा? तो इसलिए वो छोटी छोटी गलती को भी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि बड़े क्लाइंट की छोटी गलती भी लाखों में होती है, अरबों में होती है, अरबों खरबों में होती है ना बेटा? तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो बड़े क्लाइंट्स है ना, उनके यहाँ लॉ की किताब को लेके बेटा डिपार्टमेंट वाले बैठ जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे जीएसटी एक्ट हो, चाहे कंपनी एक्ट हो, सेबी के रेगुलेशन हो, और डिपार्टमेंट के बंदे बेटा लाइन के अंदर बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती उनके लिए क्या है बेटा? बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर देगी गवर्नमेंट के लिए, है ना बेटा? तो इसलिए हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में गड़बड़ हो गई हो इनसे। अच्छा, ईयर एंड एडजस्टमेंट में भी फ्रॉड का रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है, जो मार्च के मंथ में होती है, अप्रैल के मंथ में होती है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें फ्रॉड का रिस्क क्या होता है? ज्यादा। तो जहां जहां रिस्क ज्यादा है वहां पे आपको क्या करना चाहिए था? इंटरनल कंट्रोल बेटर लगाना चाहिए था, है ना बेटा? अब अगर किसी क्लाइंट को पता ही है कि मेरे यहाँ रिस्क ज्यादा है, तो फिर कंट्रोल भी क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। अब सोचिए कि आपके पास एक अलमीरा है और उस अलमीरा में 10 रुपए पड़े हैं, तो आप उसको बिना ताला लगाए भी जा सकते हो। उसमें 10,000 पड़े हैं तो ताला लगा के भी जा सकते हो। अगर उसके अंदर बेटा 10 करोड़ पड़े हैं, तो उस अलमीरा में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो बेटा फिर पहले जो आपको अलमीरा है ना, उसके चारों तरफ की जो 4 दीवारियां हैं, उनको बेटा लोहे के किले में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। जमीन को भी मैं कह रहा हूँ लावा बिखरा दो यहाँ पे, ना बेटा? हम तो गेट से जाएंगे ना बेटा, और गेट के अंदर भी बेटा एडवांस लॉक सिस्टम होना चाहिए बेटा, जो आपको देख के ही खोले, ना बेटा? और उसमें भी 7 ताले लगाने पड़ेंगे बेटा। कितने ताले? 7 ताले। और ऊपर ही घर बना लो बेटा फिर। तो देखो बेटा, आपको कंट्रोल जो लगाने होते हैं, किसी भी टाइप का फ्रॉड रोकना हो, वो रिस्क देखकर करना होता है। फ्रॉड कौन कर रहा है, फ्रॉड का अमाउंट क्या हो सकता है, यानी कि उसका लाइक्लीहुड और उसका मैग्नीट्यूड, लाइक्लीहुड और उसका मैग्नीट्यूड का अमाउंट बोलते हैं हम, है ना बेटा? वॉल्यूम का मतलब कितनी बार वो फ्रॉड हो सकता है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम क्या है। कॉम्प्लेक्स, जितनी कॉम्प्लेक्स होती है ट्रांजैक्शन, उतना ही फ्रॉड करने का स्पेस मिल जाता है। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो वहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड भी हो सकते हैं, दोनों हमारे लिए रेलिवेंट है ना बेटा? लीगल फ्रॉड भी हो सकते हैं। वहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, या फिर जो और भी स्टाफ है, उन सबको बेटा खुल्ला छूट मिल जाएगी। क्या करने की बेटा? गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की, गलत एस्टिमेट मारने को। कहेंगे मैं तो ऐसे ही लगा, है ना बेटा?
तो सब्जेक्टिविटी जहां पर ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा होता है और लाइक्लीहुड ज्यादा होता है, वो एरिया नॉर्मल होते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज होते हैं बेटा वो। और कहीं पर अगर आपको लग रहा है इसका बिजनेस ही ऐसा है, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है इनका कि इनके यहाँ फ्रॉड होते ही बहुत ज्यादा है, डन है बेटा। तो उस टाइप के बिजनेसमैन की ऑडिट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या इन्होंने एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है या नहीं कर रखा, और क्या वो ऑपरेट हो रहा था इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर और नॉट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी देखना पड़ता है। समटाइम एक डेफिशिएंसी हो सकता है इंडिविजुअली मटेरियल, बट इन कॉम्बिनेशन विद अदर क्या हो सकती है, मटेरियल। तो उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां पे आपको गैप मिला, डिफरेंस मिला, जहां पे इंटरनल कंट्रोल लैग कर रहा था, तो आपको देखना वो किस टाइप का लैग था और उसका फ्रीक्वेंसी लेवल क्या था, कितनी बार ये सब हुआ, कितनी बार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ब्रिज किया गया, है ना बेटा। तो आपको ये सब देखना है। अब देखो बेटा, कुछ इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी होती है और कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी जो होती है बेटा, सबसे पहले वो डिटरमाइन होगी, फिर डेफिशिएंसीज में से हम क्या ढूंढेंगे, मतलब सारी डेफिशिएंसी क्या नहीं होती, है ना बेटा। तो हमें जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती है वो तो दो चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना होता है ना बेटा। और जो आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, जस्ट डेफिशिएंसी है, वो हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। मैनेजमेंट को हम केएमपी भी बोल सकते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल, और होल टाइम होते हैं ये। टीसीडब्ल्यूजी में नॉर्मली आईडीज का रोल ज्यादा होता है, जिसका एक्सीलेंट एग्जांपल है ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जो टीसीडब्ल्यूजी है उनको हम बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो तो आपके बुलाने पर कंपनी में आएंगे, है ना। तो आप उनके साथ उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कम्युनिकेट कर सकते जितना फ्रीक्वेंटली होल टाइम डायरेक्टर से कर सकते हैं, है ना बेटा। अब होल टाइम डायरेक्टर को हमने कहा हमने पहले केएमपी मैनेजमेंट से कहा कि आपके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी, इसको क्या कर लो, ठीक कर लो, और ये आगे से नहीं होना चाहिए। अब आगे से तो चलो नहीं होएगा, ऐसा मान लेते हैं, फॉलो अप भी हमने कर लिया, आगे से नहीं हुआ, बट अब हम तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं ना, उस टाइम तो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही थी। अब उससे हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड आ गए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड हो गई हो, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने डेफिशिएंसी रिपोर्ट कर दिया, इसका मतलब सब ठीक हो गया, होएगा तो आगे से होएगा। पास्ट का तो अभी कुछ भी ठीक नहीं है, और पास्ट के अकाउंट्स में गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ी हमें ढूंढनी है, मेटल स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हम टीसीडब्ल्यूजी को भी रिपोर्ट करेंगे और मैनेजमेंट को भी, है ना। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसको रिपोर्ट करेंगे, दोनों को, और डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को। क्या हम सारी डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे, ट्रू और फॉल्स? ओके। क्या हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट ना करें, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखो, आपको सारी डेफिशिएंसी इनको रिपोर्ट करनी है, फिर उन्हीं डेफिशिएंसीज में से क्या ढूंढनी है, और कई बार वो डेफिशिएंसी इंडिविजुअली डेफिशिएंसी है बट क्यूमुलेटिवली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो जरूरी नहीं है कि अब हमने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और उसके लिए हमने जो एक्सप्लेनेशन तैयार की है बड़ी सी कि क्यों हम इन डेफिशिएंसीज का सम टोटल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी लगा, उसको हम मैनेजमेंट को बताए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है ना बेटा? कई बार मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना। तो फिर ये बात हम मैनेजमेंट को नहीं बताना चाह रहे कि हमें तेरे फ्रॉड का पता चलेगा, हमें बात टीसीडब्ल्यूजी की नॉलेज में लाना चाह रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है ना बेटा। तो उन लोगों ने फ्रॉड किया, ये बात हम इनको सीधा बताना चाह रहे हैं ताकि उनको भागने का मौका ना मिले, उनको तैयारी करने का मौका ना मिले, क्योंकि ऐसी चीजों में बेटा एकदम से धापा मारा जाता है। अदरवाइज तो सामने वाले इतने कोई ना कोई तैयारी कर लेगा, भाग जाएगा, छिप जाएगा, सबूत मिटा देगा। मूवीज में देखा हुआ है ना बेटा। तो कैसे करना होता है बेटा ये काम? बहुत छुपके और सावधानी से करना होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पहले मैनेजमेंट को बताएंगे फिर टीसीडब्ल्यूजी को। ये सीधा भी टीसीडब्ल्यूजी को बताई जा सकती है, और ऐसा भी कर सकते हैं हमने सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी को ही बताया, उनको बताया ही नहीं। और हमने इनको भी कहा कि कीप इट कॉन्फिडेंशियल, कोर्ट में चलते हैं, वहां पे धमाका करेंगे सीधा ही, और इनको भी बुला के ले चलते हैं और वहां पे इनको गिरफ्तार करवा देंगे ना बेटा। तो फिर मजे बहुत आएंगे। चले बेटा आगे। तो देखो बेटा, वो अब ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। किस वे? अच्छा, हम कौन से ऑडिटर है ना?
तो इंटरनल कंट्रोल चेक करना हमारी मेन ड्यूटी नहीं है। अरे नहीं है तो फिर ये हम कर क्यों रहे हैं ऐसे 265 फॉलो? रूल है बेटा, आंखों देखी नहीं जाती बेटा। वैसे हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करें, इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट बनाएं, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन दें, क्योंकि हम इंटरनल ऑडिटर नहीं है। ये हमारा कोर एरिया नहीं है। हमारा कोर एरिया क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी लॉ, है ना बेटा? हमारा कोर एरिया तो वो था, है ना बेटा? अब हम अपने कोर एरिया से हटके इंटरनल ऑडिटर वाले एरिया पे क्यों आए? हमारे खुद के फायदे के लिए, है ना बेटा? सेल्फिश है ना बेटा, अपने स्वार्थ के लिए आए हम, क्योंकि रिस्क असेसमेंट के अंदर हमें अंडरस्टैंड करना होता है एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। इससे हमें बेटर रिस्क असेसमेंट होता है और हमें पता चलता है कहां कहां फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है। की एरियाज पता चलते हैं, फ्रॉड प्रोन एरियाज हमें पता चलते हैं, वेयर द फ्रॉड रिस्क इज हाई। उन पे आप फिर क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन या एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, है ना बेटा? तो अब ऑडिटर ने बेटा क्या किया? ऑडिटर ने अपनी लैंग्वेज जो लिखी कम्युनिकेशन की उसमें लिख दिया और उसने डिस्क्लेमर मार दिया। डिस्क्लेमर का मतलब उसने बताया कि हमने आपको सारी डेफिशिएंसीज ढूंढ के बताई है या जो मिली वो बताई, जो मिली है वो बताई है। वैसे भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी ढूंढना हमारी मेन ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इंटरनल ऑडिटर्स की ड्यूटी है जो तुम्हें अपॉइंट किए हुए हैं, है ना बेटा? हमारी मेन ड्यूटी करते ही नहीं है। हमारी मेन ड्यूटी क्या है? एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statements are free from material misstatement, whether arising due to error or fraud, है ना बेटा? हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव पर ऐसे 200 यही बनता है ना? तो हमें ये डिस्क्लेमर जरूर देना है कि हमारी मेन ड्यूटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटरनल कंट्रोल हमारा कोर एरिया नहीं है। फिर भी हमने चेक किया है सारा इंटरनल कंट्रोल है रेलिवेंट। जो इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए रेलिवेंट था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड का कारण बन सकता था, उसको हमने चेक किया है। बट हमने ओपिनियन नहीं दी है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, बट हमने ओपिनियन नहीं दी है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आगे क्या लिखा आएगा कि यस वी हैव चेक इंटरनल कंट्रोल बट नॉट ऑल, वी हैव चेक ओनली रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल एंड देयर इज नो ड्यूटी that the auditor shall report or express opinion on the truthfulness and fairness of the internal control system or the adequacy of the internal control system। हमारी कोई ड्यूटी नहीं है ना बेटा? फिर भी जो हमें पता लगा है वो हम आपको बता रहे हैं, और इसलिए आपको थर्ड पॉइंट में क्या बताना है कि हमने आपको सारी डेफिशिएंसीज बताई, लिमिटेड जो हमने ढूंढिया मिल गई बस जो हमें, है ना बेटा? और वो भी हमने इंटरनल कंट्रोल को स्पेसिफिकली कोई टारगेट लेकर या मिशन लेकर चेक नहीं किया, है ना बेटा? हमने तो इंटरनल कंट्रोल का जस्ट जल्दी रिव्यू किया था। क्या किया था? लाइक नैरेटिव रिकॉर्ड्स, लाइक चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट, उसमें हमने जल्दी रिव्यू मारा था इंटरनल कंट्रोल का, और वो भी हमने रिस्क असेसमेंट के दौरान किया था। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेगा पेपर में आपसे कि क्या इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के दौरान चेक करता है, बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में चेक नहीं करता? ट्रू और फॉल्स? कर सकता है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। फर्स्ट मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है। आज की डेट में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहां यूज कर रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और फर्दर को कहां यूज कर रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल कहां यूज कर रहे हो उसकी दिक्कत नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर कहां यूज कर रहे हो उसकी दिक्कत नहीं है ना बेटा? तो मॉड्यूल में साफ लिखा हुआ है ऐसे 265 के अंदर कि जरूरी नहीं है कि रिस्क असेसमेंट के दौरान ही इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर भी आप इंटरनल कंट्रोल को चेक कर सकते हो, बट ये आपकी कोर ड्यूटी नहीं है। और ये डिस्क्लेमर्स आपको जरूर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ही पढ़ा रहा हूं आपको, जो पेज नंबर 7.49 पर है। 7.49 इन पार्टिकुलर बॉटम मोस्ट 3 पॉइंट ऑडिटर शैल एक्सप्लेन पर्पज ऑफ ऑडिट वाज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Yes, we have considered internal control, but all are relevant to the preparation of financial statement, जिससे हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने में हेल्प मिले। बट हमारा कोई पर्पज नहीं था कि हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे या उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, या ये हमारा कोई कोर एरिया नहीं था। ये हमारा मेन पर्पज था इंटरनल कंट्रोल चेक करना, साइड पर्पज था, है ना बेटा? तो ये कोई मूवी का मेन हीरो या लीड हीरो नहीं है बेटा, ये तो साइड हीरो है ना बेटा? हम तो इसकी तारीफ कर रहे हैं बस। चलें बेटा आगे। मैटर बीइंग रिपोर्टेड, ऐसा हो जाता है ना कई बार, हीरो से ज्यादा
साइड हीरो फेमस हो जाता है, विलेन फेमस हो जाता है ना, बलूच, है ना बेटा। चलो बेटा, तो मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड। मैटर जो हमने रिपोर्ट किए हैं बेटा वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है? सारी डेफिशिएंसी या वो डेफिशिएंसी? सारी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी? वो डेफिशिएंसी जो ऑडिटर को मिल गई ड्यूरिंग द ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। यहां पर ऑडिट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट। और जो ऑडिटर को लगा मेरिट करती है अटेंशन ऑफ TCWG, है ना बेटा। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्क्लेमर्स दे दिए, है ना बेटा। फिर हम साथ में क्या बता देंगे बेटा इनको कि हमें क्या मिला, हमें इंटरनल कंट्रोल में क्या कमी मिली, उसका क्या दे देंगे बेटा? डिस्क्रिप्शन। मॉड्यूल में डिस्क्रिप्शन वर्ड लिखा है, मैंने उसका मतलब लिख दिया यहाँ पे, नेचर, अमाउंट, है ना बेटा। आपको क्या इंटरनल कंट्रोल में किस टाइप की कमी मिली, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल वाज लैकिंग, व्हाई इट वाज लैकिंग, रीजंस उसके कोच पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि क्यों वो लैक किया, है ना बेटा। और उसे कितना अमाउंट एक्सपोज हो सकता था, कितना अमाउंट जो है बेटा वो दांव पे लगा था, है ना बेटा। अब किसी ज्वेलरी वाले बिजनेसमैन ने अपने जो लॉकर्स हैं बेटा उनको बेटा खुला छोड़ दिया किसी दिन, तो बेटा ये एक रिस्क क्रिएट करता है बेटा थेफ्ट का, है ना बेटा। और उससे फिर हो सकता है उस थेफ्ट को छुपाने के लिए फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन शुरू कर दे, विंडो ड्रेसिंग शुरू कर देगा ना बेटा। तो देखो ये अब इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट हो गया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि चोरी होगी तो उसकी अकाउंट्स में एंट्री होगी, अकाउंट्स में एंट्री होगी तो उस ब्रांच के मैनेजर की और ब्रांच के बाकी स्टाफ की खैर नहीं। कल्याण ज्वेलर क्या करेगा बेटा? उस ब्रांच को रखेगा या सस्पेंड मार देगा? सस्पेंड मार देगा। अगर वहां पे चोरी होगी जितना स्टाफ है सबको हटा देगा बेटा। तो इसलिए हो सकता है कि अगर चोरी होगी तो वो उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसको क्या करेंगे? छिपाएंगे, ताकि उनकी जॉब पे खतरा ना खड़ा हो। हर कोशिश करेंगे वो छिपाने की। कौन बताता है? कोई नहीं बताता है ना बेटा। तो नेचर ऑफ डेफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एक्सेट्रा, यानी आपको डिस्क्रिप्शन लेना है प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या देनी है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट। इससे क्या नेगेटिव नुकसान आज हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है अगर ये इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है तो। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अगर मैनेजमेंट TCWG फर्दर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हमें उन्हें क्या देनी है? सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ताकि उनको हमारी बात समझ में आए जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं, सामने वाले को बात समझ में नहीं आती, है ना बेटा। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हमें उसको और इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन और एविडेंस लाके देने पड़ते हैं, है ना बेटा। तो दिस इज द ऑडिटर ड्यूटी कि उसको क्या करना है बेटा? उसको शॉर्ट में बताना है, डेफिशिएंसी जो उसको मिली है वो डिटेल में बताना है। हाँ, डेफिशिएंसी जो चार ही मत ढूंढो, बट जो मिल गई और जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना। क्वालिटी कब मेंटेन होगी? जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करो व्हाई दिस डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, है ना बेटा। क्यों ये डेफिशिएंसी बेटा आगे जाके आपकी कंपनी के विनाश का कारण बन सकती है ना बेटा। तो एक छोटी सी कहावत है बेटा, स्मॉल एथिकल लैप्सेज लीड्स टू बिग फ्रॉड। आज आप छोटी छोटी गलतियां माफ करते हैं ना बेटा, बच्चों की 10 रुपए की चोरी कर ली, 100 रुपए की चोरी कर ली, 1000 रुपए की चोरी कर ली मम्मी की अलमारी से, तो वही बेटा थोड़े दिनों बाद मम्मी ये गहने चोरी करके सट्टे खेलेगा बेटा, है ना बेटा। क्योंकि मम्मी ने 10 रुपए की चोरी पे उसको डांटा नहीं, पापा को बताया नहीं, है ना बेटा, या दो चपत नहीं लगाई। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो डेफिशिएंसी होती है वो कई बार इंडिविजुअली ही इमैटेरियल है, बट अगर आप अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे या एनालाइज करेंगे तो हो सकता है आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि नहीं यार ये इमैटेरियल नहीं, ये तो मटेरियल है, और कम से कम मैनेजमेंट का अटेंशन तो डिजर्व करती है। और अगर अपने को लगता है ये इतनी मटेरियल है कि किसका अटेंशन डिजर्व करती है, TCWG की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आईडीज की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो फिर हम उस महा मटेरियल डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। तो ये मटेरियल डेफिशिएंसी है और ये बेटा महा मटेरियल डेफिशिएंसी है ना बेटा। तो ये मटेरियल और ये परवेसिव डेफिशिएंसी है ना बेटा। क्लियर? अब देखो बेटा, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं है, ये चीजें यहां पे आ गई, इसलिए हमने डिस्क्लेमर दी कि हमारी मेन ड्यूटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल चेक करने की, बट जो हमें मिला वो हमने छिपाया नहीं, वो हमें आपको बता दिया ना बेटा। और खास तौर पे वो चीजें जो आपको पता नहीं थी वो हमने जरूर बताई आपको। अब देखो बेटा, कब हम मानेंगे कि डेफिशिएंसी सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं है, क्या है? और ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बल्कि TCWG का अटेंशन डिजर्व करती है, मैरिड द अटेंशन ऑफ दो चार विद गवर्नेंस। और हम चाहते नहीं थे बेटा, हम हमारे मैनेजमेंट बंधुओं के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, है ना बेटा, बट अब हमें कहना पड़ेगा, है ना बेटा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया। अब देखो बेटा,
मैनेजमेंट खुल्लम खुल्ला फ्रॉड कर रही है, तो ये बात किसको बताएं? मैनेजमेंट को बताएं। वो तो कर ही रही है ना बेटा, और उसमें वो होती हल्की सी भी, तो क्यों ही करती फ्रॉड है ना बेटा। तो अब ये बात मैनेजमेंट को बताएं ना बताएं वो आप सोचो, बट ये बात TCWG को जरूर बतानी है, या ऑडिटर की मर्जी है? ऑडिटर में कम्युनिकेट शैल कम्युनिकेट। हाँ, अब देखो बेटा पेज नंबर 49, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। हालांकि आपने कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया, बस ऑडिट करते करते मिल गई थी, तो आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू TCWG ऑन टाइमली बेसिस, यानी एंड में बतानी है, बीच बीच में बताते रहो, बीच बीच में मीटिंग बुलाते रहो, क्यों एंड तक का इंतजार करते रहो, है ना बेटा। तो शैल कम्युनिकेट आपके कीवर्ड थे बेटा, और आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जरूरतम बतानी है बेटा TCWG को टाइमली बेसिस पर। ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट which are at the appropriate level of responsibility in writing significant deficiency in the internal control, जो ऑडिटर या तो TCWG को कम्युनिकेट ऑलरेडी कर चुका है, या फिर जो TCWG को कम्युनिकेट करने जा रहा है, और वो चाहे तो वो कम्युनिकेट ना भी करे, unless it would be inappropriate to communicate directly to management in the circumstances। तो तीन ऑप्शन आ गए बेटा इस पॉइंट से, या तो पहले ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी TCWG को बता दो, फिर मैनेजमेंट को बता देना ना बेटा, या पहले ये मैनेजमेंट को बता दो फिर TCWG को बता देना। या अगर आपको लगता है हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि मैनेजमेंट को बताना ठीक तो आप बताओ ही मत, आप डायरेक्टली कुछ मत बताओ, बताना होगा तो TCWG अपने आप बता देगा ना बेटा। तो देयर आर थ्री ऑप्शन, या तो आप सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हो TCWG को, तो फिर मैनेजमेंट को बाद में बता देना, या फिर अभी आपने कम्युनिकेट नहीं किया और आपका मन है पहले मैं मैनेजमेंट का व्यू जानूं, तो पहले इनको बता दो फिर इनको बता देना। और अगर आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया बट हालात ऐसे आपका मन नहीं करा मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने का, तो मत करो, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। TCWG को रिपोर्ट करना जरूरी था, वो हमने कर दिया, है ना बेटा। बी पॉइंट, अदर डेफिशिएंसी अब कौन सी बची बेटा? अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, है ना बेटा, वो हम बेटा मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, वो हम TCWG को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इस पैराग्राफ में TCWG या कोई जिक्र नहीं, है ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी नेचर अमाउंट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट। इससे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इन फ्यूचर, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ताकि TCWG और मैनेजमेंट को समझ में आए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो बेटा, कंट्रोल लगता है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रिस्क को। अब इन्होंने बहुत बड़े रिस्क को बेटा क्या किया, कंट्रोल नहीं किया, तो वो रिस्क कल को मेटलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी तो वो रिस्क हमें लग रहा है होगा नहीं होगा, कल को वो रिस्क मेटलाइज हो सकता है ना बेटा। इट्स लाइक कि आपने बेटा किसी पर्टिकुलर एरिया में बारूद बिछा रखे हैं बेटा, और आप चलोगे तो फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता है ना बेटा। तो आपको कंट्रोल लगाने चाहिए, क्या लगाने चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रिस्की बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है? ज्वेलरी का बिजनेस, है ना बेटा, जिसमें आइटम्स क्या होते हैं बेटा, छोटे से, और अमाउंट क्या होता है, बड़ा सा, है ना बेटा, और जिसकी चोरी क्या है, बेहद आसान, है ना बेटा। अब आप सोचो बेटा, एक किसी का बेटा वो सिंटेक्स की टंकियां होती है ना ऊपर पानी की, उसका बिजनेस है, कोई कैसे चोरी करेगा जल्दी से, और इस चोरी करके करेगा भी क्या, उसके अंदर थोड़ी सोना है उसको, है ना बेटा, टंकी के अंदर। अब देखो बेटा, उस टंकी को बेचने कहाँ जाएगा, और पुलिस देख लेगी, रास्ते में लोग देख लेंगे, कबाड़ी वाले के पास नई टंकी कहाँ से आई, है ना बेटा, तो वो उसको नहीं चुराएगा, है ना बेटा। वो रास्ते में भी पड़ी होगी ना, तो वो उसको नहीं उठाएगा वहां से, है ना बेटा, 4 बार सोचेगा उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कई बार नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है, उसको हमने क्या बोला, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। वहां पे सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और कई बार अमाउंट इतना बड़ा होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी की वजह से ये सब हो जाता है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन व्हाई द कंट्रोल में फेल, है ना बेटा। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कंट्रोल क्या हो गया, फेल, या फिर कंट्रोल इन्होंने लगाना था, लगाया ही नहीं। तो 2 रीजन इन्होंने डेफिशिएंसी के दिए। डेफिशिएंसी मींस ईदर द इंटरनल कंट्रोल इज मिसिंग और द इंटरनल कंट्रोल इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, करेक्ट एंड प्रिवेंट द मेटल मिसस्टेटमेंट, एरर एंड फ्रॉड ऑन टाइमली बेसिस। तो या तो बेटा इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रोक नहीं पाएगा, यानी इन्होंने चौकीदारी नहीं रख रखा था, है ना बेटा।
और मिसिंग है इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या फिर इन्होंने चौकीदार तो रख रखा है बट वो रोक नहीं पाएगा मतलब उसमें इतनी ताकत ही नहीं है बेटा। चौकीदार का वजन ही बेटा 30 किलो है, डन है बेटा। चलो बेटा, और उम्र बेटा 90 ईयर्स है। चलो बेटा, तो चौकीदार को खतरा है ना कि बैंक को खतरा है। चलने बेटा आगे। तो आपको देखना है बेटा, या तो इन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगा ही नहीं रखा होगा, मिसिंग है, चौकीदार ही नहीं रख रखा। जो कितना बड़ा ज्वेलरी हाउस है आपका, आपको चौकीदार रखना चाहिए जरूर से जरूर, है ना बेटा। और बल्कि आपको आर्म्ड फोर्सेस टाइप के चौकीदार रखने चाहिए जब आपका इतना बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस है। और दूसरा, आपको कंट्रोल क्या लगाना चाहिए जब आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, चोरी रोकनी है, तो आपको स्टाफ किसी को भी रखना चाहिए या फिर जानकार लोगों को, ट्रस्टेड लोगों को। और एक होता है बेटा भरा बाजार, उसके अंदर फिर दुकान खोलनी पड़ेगी। आप ये नहीं हाईवे पे जाके शोरूम खोल लोगे ज्वेलरी का, वो तो पक्का लूटेगा बेटा शाम तक, डन है बेटा। क्लियर, चारों तरफ से घेर के लूटेगा बेटा वो तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको भरे बाजार में खोलना पड़ेगा, चाहे आपका रेंट कितना ही क्यों ना लग रहा हो, डन है बेटा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा जो इनको कंसीडर करने चाहिए थे, है ना बेटा। कंट्रोल एक्सपेंसिव होता है, कंट्रोल महंगा होता है। कंट्रोल यानी कि आप सेफ गार्ड्स लगा रहे हो, यानी कि आप सोच रहे हो मैं रिस्क को कम कैसे करूं। जितना आप रिस्क कम करोगे आपको रॉयल बनना पड़ेगा, आपको प्रीमियम सिक्योरिटी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और वो सब फ्री में आएगी, पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, है ना बेटा। और कुछ ट्रांजैक्शन में फ्रॉड का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो महा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कंट्रोल ओवर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल क्या होते हैं बेटा, जो आपके जनरल ओवरऑल कंट्रोल्स होते हैं, ना बेटा। लाइक ये दीवारें ओवरऑल कंट्रोल है बेटा, ये लेंटर ओवरऑल कंट्रोल है बेटा। तो ये जनरल कंट्रोल होता है ना, ये तो मिनिमम होता है। ये क्या होता है, ये सबसे जरूरी होता है। तो ये मिसिंग है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल्स ओवर फ्रॉड नहीं है इनका, कंट्रोल ओवर सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है बेटा इनका। ईयर एंड एडजस्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। अकाउंटेंट बैठ के बेटा इनका ईयर एंड की एंट्रीज पास कर रहा है, और मैनेजमेंट बेटा आराम से कुल्लू मनाली घूमने गई हुई है बेटा। मैनेजमेंट बेटा मलेशिया घूमने गई हुई है, ये अच्छी बात है थोड़ी है ना बेटा। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो डेफिशिएंसीज है यही क्या बन जाती है अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या बन जाएगी अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो। इसको लिखेंगे कैसे, अगर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसा है तो। अब देखो बेटा, दो तरीके से आप ऑडिट पढ़ सकते हैं, या तो आप ये मॉड्यूल के वर्ड्स पढ़ें, या फिर मैं अपने वर्ड्स लिखवा दूं। अपने वर्ड लिखवाने में तुम्हें ऑडिट में भी 5% आसान लग सकता है, वैसे लगता नहीं है बेटा। और उसमें दिक्कत क्या होने वाली है बेटा, तुम्हारे नंबर आने में, क्योंकि उसके तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। इवन तुम एमसीक्यू में रोलोगे, है ना बेटा, क्योंकि एमसीक्यू में ये वर्ड्स होंगे और तुम्हें इनके मीनिंग नहीं पता, या तुम यूज्ड टू नहीं होगे, एकदम से देख के घबरा जाओगे, है ना बेटा। क्योंकि जो एमसीक्यू के अंदर केस स्टडीज के अंदर पैराग्राफ होते हैं, वो मॉड्यूल की लाइंस को ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज करके अपडेट करके बना दिए जाते हैं, है ना बेटा। तो अगर आप ये सारा वर्ड पढ़ रहे हैं तो अपने को याद भी यही होगा, या फिर कुछ नहीं याद होगा, है ना बेटा। और मेरी लैंग्वेज में मैं अगर कुछ भी लिखवाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत क्या नहीं है, यहाँ पे नंबर तो तुम्हें मिल रहे हैं चीज की। ऑडिट में तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, डॉल में तो काम चल जाता है, लेकिन ऑडिट में तो बिल्कुल काम नहीं चलता। चले बेटा, तो अब देखते हैं मॉड्यूल से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हमने सही लिखी है या नहीं लिखी। तो पेज नंबर 7.48 पे देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो इसमें मैं सबसे नीचे वाले 3 पॉइंट पढ़ रहा हूं। पहले, एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए यहां लिखा हुआ है इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी मैनेजमेंट अनपढ़ है, ये क्या है बेटा, अनपढ़ लोग हैं बेटा। इनको, ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, बट फाइनेंशियल अनपढ़ है। इनको क्या नहीं आता बेटा, बैलेंस शीट बनानी ही नहीं आती। बनानी क्या बेटा, इनको वो पढ़नी नहीं आती बैलेंस शीट, है ना बेटा। तो अगर मैनेजमेंट इनेबल है, या तो वो बहुत ज्यादा बिजी है, या फिर मैनेजमेंट जो है क्वालिफाइड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, या मैनेजमेंट बेटा केयरफुली काम नहीं करती, स्केप्टिसिज्म नहीं है मैनेजमेंट में, तो ये पहला रिस्क है। ये पहला एक ऐसा फैक्टर है जो क्या क्रिएट कर सकता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये पहला बड़ा रिस्क है बेटा। एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज प्रायर पेड आइटम
इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L। इन्होंने करंट ईयर की कोई मिस स्टेटमेंट थी, उसको क्या किया बेटा, करंट ईयर में शो किया, बट उसको प्रायर पीरियड शो कर दिया, या प्रायर पीरियड्स के जो इनके कुछ फ्रॉड्स थे या प्रायर पीरियड्स में जो इन्होंने कुछ गलतियां की थी, इन्होंने आज तक इनको ठीक नहीं किया, उसका इफेक्ट आ रहा है बेटा, किसमें आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो इन्होंने प्रायर पीरियड्स के आइटम को बेटा करंट ईयर में भी कंटिन्यू होने दिया, करंट ईयर में उनको शो कर दिया, तो ये सब ठीक नहीं है बेटा। इससे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी बेटा, मिसलीडिंग हो जाएगी। मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट ढूंढी बेटा, और दिक्कत क्या है, ऑडिटर ने ढूंढी, ये दिक्कत है, या जो उनके इंटरनल ऑडिटर ने नहीं ढूंढी। हमें दिक्कत ये कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं ढूंढ पाया वो मिस स्टेटमेंट जो हमने आते ही ढूंढ दी, जबकि 12 महीने हो गए बेटा उनको, और हमें अभी आए हुए मुश्किल से एक दिन भी नहीं हुआ ना बेटा। जितना ऑडिटर को आते ही मिस स्टेटमेंट मिलेगी और ज्यादा मिस स्टेटमेंट मिलेगी, और वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में एब्सेंट होगी, आईडी की रिपोर्ट में एब्सेंट होगी, उतना ही ऑडिटर चिढ़ेगा उन पे और उनको कम्युनिकेट करेगा, भाई क्या कर रहे थे तुम। पीसीडब्ल्यू जी से पूछेगा, तुम्हारा काम था सुपरविजन का, ओवरसाइट का, क्या किया तुमने पूरा साल, ना बेटा। मैनेजमेंट से भी पूछेगा, वो सवाल जवाब करेगा, क्या किया तुमने पूरे साल, और ये बातें वो किसको बताएगा फिर, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को, बैंक्स को, कि लोन देने के लायक नहीं, इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है ना बेटा। इससे पूरी कंपनी का ढांचा ढह सकता है बेटा, क्लियर। तो आपने बताना है कि मैनेजमेंट ओवरसी कर रही थी या नहीं कर रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रायर पीरियड के जो एरर्स थे, क्या उनको करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रखा है इन्होंने, और क्या इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेटल स्टेटमेंट नहीं ढूंढ पा रहा, और ऑडिटर आते ढूंढ दी, तो फिर कैसा इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है ना बेटा। अगले 3 पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है तो सही बट इनइफेक्टिव है, या वो इफेक्टिव तो है बट ये उसके ऊपर जो रेमेडियल एक्शंस लेने होते हैं, रिस्पॉन्स देना होता है, कार्रवाई करनी होती है, वो नहीं करते। तो ये देखो बेटा, एब्सेंस ऑफ रिस्क मैंने असेसमेंट प्रोसेस जो ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे जरूर मिलेगी। सेकंड, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई बेटा, इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट का, जो कि बहुत ही आसानी से ढूंढा जा सकता था। इसका मतलब वो होते हुए भी कोई काम का नहीं है। तो एक तो हो गया बेटा, इन्होंने लगा ही नहीं रखा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दूसरा, लगा रखा है बट वो डिटेक्ट तो कुछ नहीं कर रहा, जबकि सिंपल एरर फ्रॉड भी जो आसानी से सेल्फ रिवीलिंग थी वो भी नहीं ढूंढ पा रहा। एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि कहने के बावजूद भी इन्होंने उस गलती को ठीक नहीं किया। तो या तो रिस्क असेसमेंट ही नहीं किया, या इनइफेक्टिवली किया, या किया तो इफेक्टिवली, लेकिन आगे फिर मैनेजमेंट को एक्शन लेना था, एप्रोप्रिएट एक्शन, वो मैनेजमेंट ने नहीं ली। तो अब कौन लेगा एप्रोप्रिएट एक्शन, अब हम लूंगा एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि ऑडिटर। चलो बेटा, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन की चेकिंग ही नहीं हो रही, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन बेटा बिना चेकिंग के जा रही है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, जब वो नारकोटिक्स या कोई नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं, तो किसी बड़े बेटा ऑफिसर की गाड़ी से तस्करी होती है ना बेटा, क्योंकि उसकी गाड़ी को पुलिस, हाँ, जैसे जज की गाड़ी जा रही है और पुलिस बेटा नाका लगाए खड़ी है कि कोई तो नशा लेके जा रहा है, तो जज की गाड़ी से पुलिस क्या करेगी, तलाशी लेगी, जाने देगी ना बेटा। इस टाइप की चीजें आपको मूवीज में दिखाई जाती है, बॉलीवुड मूवीज में। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन चेक होके जा रही है, बिना चेक के। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इंडिकेशन दैट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जिसमें मैनेजमेंट पर्सनली इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, उसको कोई स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहा, उसको ऑडिट कमेटी बिना अप्रूवल के ही होने दे रही है, ऑडिट कमेटी से अप्रूवल ही नहीं ली जा रही, जबकि मैंडेटरी है 177 में। मैनेजमेंट खुल्लम खुल्ला फ्रॉड कर रही है, चाहे वो मटेरियल है चाहे इमटेरियल है, और उसको एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल भी रोक नहीं रहा। और मैनेजमेंट जिम्मेदारों पर, गलत काम करने वालों पर कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं ले रही, कोई भी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो मैनेजमेंट का ये बिहेवियर साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट खुद फ्रॉड करना चाहती है या करवाना चाहती है ना बेटा। तो अब इनको समराइज करें आप सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज को। तो मैनेजमेंट बेटा ओवरसी नहीं कर रही, प्रायर पीरियड्स का एरर, इंटरनल कंट्रोल फेल्ड, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, management fraud, management transaction not scrutinized, and no remedial action taken by the management where such remedial actions were absolutely necessary। है ना बेटा। अब determination of significant deficiency, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ऑडिटर को देखना है क्या उसके काम के हिसाब से उसे कोई डेफिशिएंसी दिखी।
फिर अगले पैराग्राफ में बता रखा है फिर ऑडिटर को देखना है कि क्या वन और मोर डेफिशिएंसी जो ऑडिटर को मिली अपने ऑडिट का काम करते करते, कोई स्पेशल उसने कुछ नहीं किया, ऑडिट का काम करते करते क्या वो उसको लगता है कि वो इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में मिलके क्या बन सकती है, जो कि डिजर्व करेगी बेटा, मेरिट करेगी बेटा किसका अटेंशन, टीसीडब्ल्यूजी का। पेज नंबर 46। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव जो है बेटा वो बहुत आसान सा है और वो तो आप अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी कर लोगे। ऐसे का ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन करना, क्या करना, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसको करना, टीसीडब्ल्यूजी को, और सारी डेफिशिएंसी किसको रिपोर्ट करना, मैनेजमेंट को। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को और सारी डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को। सारी डेफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी आप डाल सकते हो और आप बिना बताए कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है सीधा भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और एक्सेप्शनल केसेस में आप हो सकता है कोई डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को रिपोर्ट ना करो और सीधा किसको रिपोर्ट कर लो, टीसीडब्ल्यूजी को कर दो बेटा। तो ऑब्जेक्टिव है बेटा कम्युनिकेट करना एप्रोप्रिएटली टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी एंड द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी व्हिच डिजर्व देयर अटेंशन। उसके बाद डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है, डेफिशिएंसी तब होती है जब इंटरनल कंट्रोल बेटा रोक ना पाए एरर को, फ्रॉड को, मिसस्टेटमेंट्स को ऑन टाइमली बेसिस या फिर कंट्रोल मिसिंग है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी है जो इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन विद अदर डेफिशिएंसी में ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो मेरिट करती है अटेंशन यानी कि कॉलिंग ऑफ और मीटिंग ऑफ आईडीज यानी कि दो चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी की मीटिंग रिजर्व करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि कांड हो गया या नहीं हुआ, कई बार कांड नहीं हुआ बट हो तो सकता है ना, ये बात भी ऑडिटर इनको बता सकता है कि अभी मिसस्टेटमेंट हुई नहीं है बट हो सकती है। अभी मैंने चेक कर लिया अच्छे से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड नहीं है बट बिल्कुल 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 खुले दरवाजे कर रखे आपने कि फ्रॉड कर लो, एकदम खुल्लम खुल्ला दरबार छोड़ रखा है, आज वो फ्रॉड कर लो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात आपको किसको बतानी है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। तो इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तब भी हो सकती है जब ऑडिटर ने मिसस्टेटमेंट को ना ढूंढा हो और ऑडिटर कह रहा है अभी मिसस्टेटमेंट हुई नहीं, ढूंढो कहां से, लेकिन आप खुल्लम खुल्ला इन्विटेशन दे रहे हो मिसस्टेटमेंट को होने का, है ना बेटा। तो ध्यान रखना है बेटा कि मिसस्टेटमेंट हो तो ही वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या हो सकती है, यानी कि पोटेंशियल इफेक्ट, ना बेटा। पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर में हो सकती है। आपको मेनली क्या बताना है कि मिसस्टेटमेंट हुई है, मिसस्टेटमेंट नहीं हुई या इंटरनल कंट्रोल में कमी है, आपको ये थोड़ी बताना मिसस्टेटमेंट हुई या नहीं हुई। वो तो ऐसे 450 का ऑब्जेक्टिव था, है ना बेटा, उसमें बताना था कि मिसस्टेटमेंट हुई, है ना बेटा। ये सारी मिसस्टेटमेंट है, ये हमारे हिसाब से मटेरियल है, इसमें मिसस्टेटमेंट थोड़ी बतानी, इस ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्या है, मिसस्टेटमेंट बताना है या डेफिशिएंसी बताना। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, आपको कंट्रोल मिसिंग मिला, जरूरी है कि कांड हो रखा था उसके बाद ही जाके आप पोस्टमार्टम करने जाओ, है ना बेटा। तो आप एडवांस में भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, आपके एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग है और ये कंट्रोल मिसिंग है, अभी कुछ गलत हुआ नहीं है बट हो सकता है ना बेटा। तो एमसीक्यू में ध्यान रखना इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स का। एग्जांपल्स ऑफ मैटर में आगे बेटा लाइक्लीहुड डेफिशिएंसी, सस्पेक्टिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत गड़बड़ मचती है, खासतौर पे एस्टिमेट्स के अंदर, फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बड़े अमाउंट्स में गड़बड़ मचने के चांस ज्यादा होते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से भी बेटा डेफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको इंटरनल कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए था। कुछ कंट्रोल होते हैं मोर इंपॉर्टेंट लाइक जनरल मॉनेटरी कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर फ्रॉड, कंट्रोल ओवर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंट्रोल ओवर related parties, significant transaction, control over significant transaction outside the entity's normal course of business period and financial reporting process, non-recurring journal entries, cause and frequency of exception जरूर ढूंढना चाहिए आपको कि exception क्यों अराइज हुई, क्यों इंटरनल कंट्रोल टूटा और क्या ये बार बार टूटा, और अगर बार बार टूटा क्या फ्यूचर में भी टूट सकता है। और पोटेंशियल इंट्रैक्शन जो एक डेफिशिएंसी दूसरी डेफिशिएंसी के साथ मिलकर कर सकती है। तो ये आपका ऐसे 265 बेटा कंप्लीटली डन होता है हमारा। इसको आप अच्छे से मॉड्यूल से पढ़िएगा बेटा, और मॉड्यूल की लैंग्वेज को आप 5, 6, 10 बार जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतना फैमिलियर होते जाएंगे, उसके बाद ये आपको लॉ से भी ज्यादा आसान लगेगा। डन है बेटा, थैंक यू।